Hello guys, this is Suti Verma and welcome to my channel Be Smart Study. Today we are going to discuss about causes of cancer. Cancer कैसे होता है? So first of all, in order to understand this, we have to just compare the normal cell with the cancerous cell. तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल से कंपेयर करते हैं. देखिए गाइस, जो नॉर्मल सेल होता है इसमें एक्चुअल में डिवीजन जो रहता है वो कंट्रोल्ड डिवीजन रहता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कैंसरस सेल, देन द डिवीजन इज नॉट कंट्रोल्ड, इट इज़ एक्चुअली इन अनकंट्रोल्ड मैनर. तो डिवीजन जो रहता है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में स्टार्ट हो जाता है कैंसरस सेल में, जिसकी वजह से अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होगा तो वो एक मास बना देगा, एक मास जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, जिसकी वजह से वो पूरा ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा. तो हम लोग उसे कैंसर कहेंगे. दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो नॉर्मल सेल रहता है वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करता है. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप बस इतना जान लीजिए कि जो नॉर्मल सेल रहता है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कैंसरस सेल, देन द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज एब्सेंट. एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि लाइफ स्पैन जो रहती है वो नॉर्मल सेल की फिक्स्ड रहती है. नॉर्मल सेल की अगर बात करें तो 120 डेज की लाइफ स्पैन होती है, बट कैंसरस सेल की बात करें तो वो 120 डेज नहीं होती है. कैंसरस सेल में कितने भी डेज हो सकते हैं, बहुत कम से कम डेज भी हो सकते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा डेज भी हो सकते हैं. तो उनकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो अनफिक्स्ड रहती है. अभी देखिए, जो कैंसर होता है उसमें टेलोमेरेज एंजाइम जो रहता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर. तो फिर ये तो था नॉर्मल कंपैरिजन था नॉर्मल सेल के बीच में और कैंसरस सेल के बीच में. अभी आते हैं जो इनहिबिशन था ये क्या होता है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सपोज कर लीजिए ये हमारा पूरा सेल है, अलग अलग सेल्स है बॉडी के. किसी पर्टिकुलर एक सेल पे मान लीजिए वायरस ने अटैक कर लिया. सपोज कर लीजिए ये सेल है, ठीक है, इस पे वायरस ने अटैक कर लिया. ये वायरस है, इसने अटैक किया. तो जैसे ही सेल पे वायरस ने अटैक किया तो ये सेल तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट वो क्या करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम लोग इंटरफेरॉन भी कहते हैं, ये सीक्रेट करना चालू कर देगा और बाकी सारे सेल को कवर कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन और इंटरफेरॉन से. बाकी सारे सेल्स कवर हो गए. तो फिर इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बाकी सारे सेल्स है वो वायरस से, मतलब वायरस के जो अटैक है उससे बच सकते हैं. तो ये नॉर्मल सेल में होता है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी हूँ कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रेजेंट. तब आपको शायद समझ पड़ गया होगा कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है. तो देखिए, ये तो हो गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ग्लाइकोप्रोटीन जो क्या करेगा, बाकी सारे जो सेल्स है नाइबर सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा ताकि वायरस उन सब पे अटैक ना कर पाए. देखिए एक सेल डिस्ट्रॉय हो गया बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बाकी सारे सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर ये मेजर डैमेज कर सकता है. अभी आते हैं ट्यूमर के टाइप्स कितने होते हैं. ट्यूमर के दो टाइप्स ही होते हैं, दैट इज़ बैनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर. बैनिंग ट्यूमर में क्या होता है कि ये लोकलाइज्ड रहता है, मतलब बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही ये ट्यूमर होता है और इसका ग्रोथ होता रहता है. तो ये एक्चुअल में बहुत नॉर्मल है, ये ज़्यादा डैमेज नहीं करता है, कॉसेस वेरी लिटिल डैमेज. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो फिर लोकलाइज्ड नहीं है, ये ना अलग अलग जगह पे फैलते रहते हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है. ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक एग्जांपल है मेरे पास, दैट इज़ मेटास्टेसिस. ये एक्चुअल में एक टाइप का मैलिग्नेंट ट्यूमर ही है, बट इसमें क्या होता है कि सपोज कर लीजिए बॉडी के किसी एक पार्ट में, ऑसोफेगस में अगर मेरे को कोई ट्यूमर है तो फिर ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ ये जाएगा ब्लड फ्लो के थ्रू, जहाँ जहाँ मतलब बॉडी के अलग अलग ये जो रहता है लोकलाइज्ड नहीं रहता है, आपको मैंने पहले ही बताई थी. मतलब जहाँ जहाँ फ्लो रहेगा, जहाँ जहाँ बहाव रहेगा उस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगा और बाकी सारे बॉडी के पार्ट को भी इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरी जगह स्प्रेड होने लगा. बस इतनी सी जगह पहले इन्फेक्टेड थी और अब पूरी की पूरी जो जगह है, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो हो गई डैमेज होना स्टार्ट हो गई. तो ये होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब चलिए डिस्कस करते हैं कि जो मतलब ट्यूमर जो होता है, ट्यूमर एक्चुअल में कैसे होता है, कैंसर जो होता है इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है. चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है नॉर्मल सेल से. तो ये जो है वो नॉर्मल सेल है. ये नॉर्मल सेल के पास 2 टाइप ऑफ जीन है. इट कंटेन 2 टाइप ऑफ जीन, दैट इज प्रोटोऑन्कोजीन एंड सप्रेसर जीन. So it contains 2 type of gene, but when any carcinogen enters inside this cell, that means कि अगर कोई भी कार्सिनोजन सब्सटेंस जो है अगर इस सेल के अंदर एंटर किया, कार्सिनोजन मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
तो ऐसा कभी भी कोई भी सब्सटेंस नॉर्मल सेल के अंदर एंटर करेगा तो वो सप्रेसर जीन को रिमूव कर देगा। तो अभी तक क्या कर रहा था, जो सप्रेसर जीन था ना, वो प्रोटोऑन्कोजीन को अपने कंट्रोल में किया था, जिसकी वजह से नॉर्मल डिवीजन हो रहा था सेल का। बट सप्रेसर जीन हट गया, इसके नाम से इंडिकेट होता है सप्रेस करना। बट अब क्या हुआ, सप्रेसर जीन हट गया तो फिर बाद में प्रोटोऑन्कोजीन को कोई कंट्रोल नहीं करने वाला, ये बन गया डोमिनेंट। तो अब ये जो अपना इफेक्ट है क्लियरली शो करेगा। जैसे ही सप्रेसर जीन हट गया, प्रोटोऑन्कोजीन चेंज हो गया ऑन्कोजीन में, और ऑन्कोजीन जो रहेगा अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल करेगा और फाइनली एक ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऑन्कोजीन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग इसलिए बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और जो कैंसर का बारे में जो पर्सन है जो कैंसर के लिए स्टडी करता है वो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है। तो अब आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा कि उसको क्यों बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट, क्योंकि ऑन्कोजीन रहता है उसके अंदर। तो अभी हमको पता चल गया ट्यूमर सेल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर कैसे डिटेक्ट करे और डायग्नोसिस कैसे करे उसका। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। सबसे पहला एक्सरे है। सबसे पहला एक्सरे के थ्रू पता कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी के थ्रू भी पता कर सकते हैं। एमआरआई दैट मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और लास्ट में है बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। ये जो बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है ना, ये एक्चुअल में नॉर्मल है। जैसे कि कभी भी कोई भी अगर एरिया में कैंसर हुआ हो, ट्यूमर हुआ हो, तो फिर वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में निडल चुभाया जाएगा, निडल इंजेक्ट किया जाएगा, और उस एरिया और वो थोड़ा सा वहाँ से सैंपल निकाल लिया जाएगा। सपोज़ कर लीजिए कोई बॉडी का पार्ट है और ये ट्यूमर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना क्या करेंगे, निडल इंजेक्ट करेंगे और फिर कुछ सैंपल जो है वो बाहर निकालेंगे, और उसके अंदर कितने न्यूक्लियस है पर सेल के हिसाब से वो काउंट करेंगे। अगर नॉर्मल सेल के हिसाब से उसमें न्यूक्लियस ज़्यादा है तो कॉमनली पता चल जाएगा कि वो जो है वो ट्यूमर है। तो फिर अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कैंसर सेल को अगर डिटेक्ट करना है तो डिटेक्शन के लिए कौन सा सबसे बेस्ट वे है। तो सबसे बेस्ट वे होता है MRI। नोट में मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, नोट में यहाँ पे स्पेशली मैंने एक नोट बनाई हूँ जिसमें ऐसा लिखा गया है कि MRI इज़ द सेफेस्ट वे टू डिटेक्ट द कैंसर बिकॉज इट कंटेन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो MRI जो है सबसे बेस्ट, अगर हम बोला जाए कि कैंसर डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट पाथ क्या है तो वो MRI है, क्योंकि उसके पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रहता है। ये तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, तो ये आसानी से तो भाई कैंसर इससे होगा नहीं। तो ये अच्छा है, ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। अभी चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ये सारे पॉइंट्स है ट्रीटमेंट के लिए। सर्जरी कर सकते हैं या तो फिर रेडिएशन थेरेपी, मेनली किडनी कैंसर में यूज़ होता है रेडिएशन थेरेपी का। फिर इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियो प्लस कीमोथेरेपी। फ्रेंड्स यहाँ पर मेनली अगर देखा जाए कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेनली कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, केमिकल्स का यूज़ होता है, केमिकल का यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें आप देखते होंगे मेनली जो पेशेंट रहते हैं उनका मतलब उनके पास हेयर्स नहीं रहते, उनके जो बाल रहते हैं वो नहीं रहते। उसकी वजह ये है कि इस थेरेपी में क्या होता है कि ये जो दवाई लोग लेते हैं, जो पेशेंट जो कैंसर के शिकार होते हैं उन लोग जो दवाई लेते हैं वो दवाई उसी सेल्स के ऊपर काम करता है जो कि फास्ट डिवाइड करेगा, मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल। कैंसर क्या है, कैंसर मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल। तो फिर ये जो दवाई है उसी सेल्स के ऊपर काम करेगा। बट आप भूलिए मत, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है वो भी रैपिडली डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स के ऊपर भी कैंसरस सेल्स के ऊपर तो काम कर रहा है ये, बट इसके साथ साथ ये जो हेयर सेल्स है ना उसके ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी हेयर रहते हैं वो चले जाते हैं। तो ये इसके पीछे ये लॉजिक है। इसलिए कीमोथेरेपी से एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट से एग्जैक्टली इसकी ट्रीटमेंट अभी तक मिली नहीं है, बट कीमोथेरेपी का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो ये था आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कैंसर के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैं हर एक वीडियो में अपने बोलती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ है आप तक पहुँचें और आप बायो को ज़्यादा अच्छी तरह से और इन्जॉयफुल्ली समझ सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।